आदाब, नमस्कार। मैं जरीन। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने फलस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है। इसे सामान्य खबर मत समझिए आप, ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं ये तो आतंकवादी संगठन हमास की मदद करना है। अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमला किया था इजराइल पर, इजराइल कह रहा है यही तो चाहता था। जैसे मैंने बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। CNN क्या कह रहा है? आपके स्क्रीन पर CNN कहता है कि ब्रिटेन, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर्मली रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीन स्टेट डिपेंडिंग इजराइल्स आइसोलेशन। इसके आखिरी शब्दों पर गौर करिए आप। इससे इजराइल का आइसोलेशन बढ़ेगा, यानी कि वो अलग थलग पड़ेगा। BBC क्या कह रहा है ये देखिए आप। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को दी मान्यता, इससे क्या बदलेगा? नेतन्याहू की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है और जैसे मैंने बताया आने वाले दिनों में इससे इजराइल अलग थलग पड़ने वाला है। इसमें दो राय नहीं है कि नेतन्याहू ने फलस्तीन में, ईरान में, इसके अलावा लेबनान में तमाम हदों को पार कर दिया है। अभी ताजा खबर ये है कि लेबनान पर हुए हमले में 4 अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं, यानी कि इजराइल तमाम हदों को पार कर रहा है। कहने का मतलब साफ है, ये इजराइल के आइसोलेशन की शुरुआत है। अब इजराइल का परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप खुद उन्हें डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं। आप इस बात पर गौर करेंगे कि जैसे ही ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया फलस्तीन को राज्य मान्यता देते हैं तो ट्रंप का कोई भी बयान सामने उभर कर नहीं आया है। वरना पुराना जमाना होता तो अमेरिका बहुत सख्त तेवर अपनाता, मगर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नेतन्याहू अपनी जान बचाने के लिए पूरे मध्य पूर्व पर एक युद्ध थोप रहे हैं। इस व्यक्ति ने फलस्तीन में 65,000 लोगों को मार डाला, ईरान पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, लेबनान पर हमला किया। सबसे बड़ी बात, दोहा कतर, जहां पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है, वहां पर भी हमला कर दिया है। जब कोई तानाशाह गिरता है, कोई अत्याचारी गिरता है, तो उसकी शुरुआत उसके अलग थलग पड़ने के साथ होती है, उसके आइसोलेशन के साथ शुरू होती है। अब मैं बताती हूँ आपको कि इजरायली विदेश मंत्रालय किस कदर बौखलाया हुआ है, इजरायली प्रधानमंत्री किस तरह से नाराज है। आपकी स्क्रीन पर इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फलस्तीन को देश के रूप में मान्यता देना जिहादी हमास के लिए इनाम के अलावा और कुछ नहीं है। मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें कहा गया है, हमास नेताओं ने खुद मान लिया है ये मान्यता 7 अक्टूबर के नरसंहार का सीधा नतीजा है, यानी उसका फल है। और स्वाभाविक सी बात है, वो व्यक्ति जो हर गुजरते दिन के साथ अपनी जान बचा रहा है, उसके खिलाफ 3 भ्रष्टाचार के बड़े केसेस हैं। मतलब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वो नाराज हैं, वो सीधा प्रहार कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पर। कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। लेकिन नेतन्याहू से पूछा जाना चाहिए कि आप लगातार शांति प्रक्रिया को तहस नहस कर रहे हैं, चाहे वो लेबनान के साथ हो, चाहे फलस्तीन के साथ हो। आप युद्ध विराम को तहस नहस कर रहे हैं। क्या ऐसे हालातों में नेतन्याहू के पास अधिकार है कि वो विश्वासघात की बात कर सकें? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ दिन पहले फलस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर अपनी बात रखी थी। पिछले महीने उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों को एक पत्र लिखा था। उसमें इन्होंने मैक्रों पर यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया था। नेतन्याहू ने लिखा था, ये कूटनीति है, ये हमास के आतंक को बढ़ावा देना है। ये कदम हमास के कैद में मौजूद बंधकों को न छोड़ने के फैसले को और मजबूती देता है, भ्रम और चालाकी का नहीं। मतलब कि यहाँ पर फ्रांस एक करारा तमाचा मार रहा है इजराइल के चेहरे पर कि भ्रम और चालाकी, मतलब कि शातिराना सोच, इसे मत दिखाओ।
नेतन्याहू ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने इजराइल को धोखा दिया और ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय को नजरअंदाज किया। יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים. I have a clear message for those leaders who recognize a Palestinian state after the horrific massacre on October 7. אתם You are giving a huge reward to terrorism. And I have another message for you. It will not happen. A Palestinian state will not be established west of the Jordan River. For years, I've prevented the establishment of this terrorist state, despite tremendous pressure both domestically and internationally. We did this with determination, and we did it with diplomatic wisdom. Moreover, we doubled Jewish settlement in Judea and Samaria, and we will continue on this path. The response to the latest attempt to impose a terrorist state in the heart of our land will be given after my return from the United States. Wait for it. ארצות הברית. मगर आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सवाल पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमास के कब्जे में कई इजरायली बंधक हैं और इसके बाद हमास उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो बड़ा प्रश्न, आप करीब 65,000 लोग फलस्तीन में मार चुके हैं। फलस्तीन का 10% हिस्सा आप खत्म कर चुके हैं, उसे आप बंजर जमीन में बदल चुके हैं। ऐसे में आप बेकसूर औरतों और बच्चों को मार रहे हैं। तो जो बंधक हमास के कब्जे में हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में क्या कहा जाएगा? यानी कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली हमास के कब्जे में है, इसके दुश्मन बने हुए हैं और इसका प्रमाण वो ढेरों सबूत हैं जो आपको इजराइल और तेलवी की सड़कों पर दिखाई देगा। तेलवी में रोज लोग सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि युद्ध रोकिए, क्योंकि हम चाहते हैं जो बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में हैं वो वापस लाए जाएं। मगर इस इंसान पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जैसे कि मैंने बताया, पुराना जमाना होता तो ट्रंप सख्त तेवर अपनाते, मगर बेंजामिन नेतन्याहू की हरकतें ही ऐसी हैं कि उसे डिफेंस करना, उसे सही ठहराना किसी के लिए भी नामुमकिन है। अब आपके जहन में एक बहुत अहम सवाल होगा, इस फैसले के मायने क्या हैं? मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहती हूँ। पहली बात, अब सीमाएं रेखांकित होंगी, यानी जो बॉर्डर्स हैं उन्हें डिफाइन किया जा सकेगा। दूसरी बात, फलस्तीन में इन तमाम देशों के दूतावास हो सकते हैं। तीसरी बात, फलस्तीन के लोग बड़े बड़े खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाएंगे। तो पहला असर तो ये पड़ रहा है। आप ध्यान से समझिए, जो फलस्तीन राज्य है वो पूरा राज्य नहीं है, वो आधा अधूरा राज्य है। और इस बारे में बीबीसी क्या लिखता है आपकी स्क्रीन पर। फलस्तीन एक तरह से अधूरा देश है, इसलिए मान्यता देना ज्यादातर प्रतीकात्मक है। ये एक मजबूत नैतिक और राजनीतिक संदेश है, लेकिन जमीन पर इससे बहुत कम बदलाव की उम्मीद है। और जैसे मैंने बताया आपको कि हर गुजरते दिन के साथ इजराइल अलग थलग पड़ रहा है। गौर करिए, इजराइल अलग थलग हो गया है, ये जरूरी है क्योंकि इन देशों ने लाइन तोड़ दी है। असर की बात करें तो इजराइल खुद को और ज्यादा अलग थलग पाता है और ये मायने रखता है उसी दिन जब मान्यता यानी रिकॉग्निशन का ऐलान हुआ। रविवार को गाजा पर इजरायली हमलों में कम से कम 55 फलस्तीनी मारे गए। इनमें से कम 37 गाजा सिटी में मारे गए हैं, जहां इजरायली फौज ने एक और बेरहम अभियान चलाया। गाजा सिटी पर हमला किया जा रहा है। ये सब क्या बतलाता है कि इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है। मगर आपके जहन में ये सवाल होगा कि ये घोषणा दरअसल रविवार को क्यों हुई? ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने रविवार 21 सितंबर को ही फलस्तीन को मान्यता क्यों दी? लेकिन इसका कारण सोमवार से शुरू होने वाले यहूदी नया साल है, जिसे रोश हसना कहा जाता है। इसे धार्मिक त्योहार के दौरान इस विवादास्पद निर्णय की घोषणा करके डिप्लोमेट्स इजरायली लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस वक्त कई हिस्सों में जश्न का माहौल है, मगर इस जश्न जब तक अधूरा है, जब तक इजराइल अपना आतंक, इजराइल अपनी ज्यादती, बेरहमी, बेकसूर फलस्तीनी लोगों के साथ करता रहेगा, जब तक वो जलता रहेगा।
ये जश्न अधूरा है। ये जो कदम उठाए हैं ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने, ये शुरुआत है और आने वाले दिनों में इसका रास्ता जाएगा नेतन्याहू की बर्बादी की तरफ। जरीन को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।